बच्चे एसएससी जेई 2024 को टारगेट किए हैं उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए। एसएससी जेई के लिए अप्रोच क्या रहे टेक में और नॉन टेक में। एसएससी जेई को लेके उनके माइंडसेट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसा हो और कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उनका कैसा हो। ये साथ में साथ ये भी बात करेंगे कि हम लोग एसएससी जेई के जो दूसरे एग्ज़ाम 24 में होने वाले हैं उसका क्या शेड्यूल हो सकता है, कब तक उसके एग्ज़ाम हो सकते हैं, इन सभी पे। और साथ ही साथ इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जेई 2024 को लेके क्यों अभी से ज़रूरी है टारगेट को लेके चलना, क्यों इतना एक लंबा समय लिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी क्या रणनीति थी एसएससी जेई को लेके, मैंने भी काफ़ी समय पहले से एसएससी को टारगेट किया था। तो इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियोस में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियोस को अंत तक देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द कॉन्टेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं आलोक। उम्मीद करते हैं आप लोग मुझे जानते होंगे, और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे फ्रेशर जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं मेरा नाम आलोक कुमार है और मैंने एसएससी जेई 2022 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 9 सिक्योर किया और मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और मैं दिल्ली में पोस्टिंग पे हूँ। ये वीडियोज़ 2024 में जो बच्चे एसएससी जेई में शामिल होना चाहते हैं या जो बच्चे एसएससी जेई 2024 को एक मिशन मोड में लेना चाहते हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड है। अभी एसएससी जेई 2023 के एग्ज़ाम रिसेंट कुछ ही दिनों में कंप्लीट हुए हैं और उनके आंसर की भी रिलीज हो गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे के अच्छे स्कोर हैं, वो उसके मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। जो बच्चे के कम स्कोर हैं वो बच्चे चाहते हैं कि एसएससी जेई 2023 तो छूटा बट 2024 ना छूटे। साथ ही साथ वो बच्चे भी इस वीडियोस को देखेंगे जो बच्चे कॉलेज से उनके समाप्त होंगे 24 में और जो बच्चे 24 के एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जेई से रिलेटेड सारे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एसएससी जेई को लेके जितने भी चीज़ें हैं, टेक हैं, नॉन टेक हैं, टाइम मैनेजमेंट है, पेपर 1, पेपर 2 है और इनका कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लोग इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है बट काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं तैयारी जो था एसएससी जेई का वो 1 महीने 2 महीने पहले से स्टार्ट नहीं की थी। मेरी एसएससी जेई की तैयारी 5 से 6 महीने पहले से स्टार्ट होती थी, मतलब टोटली डेडिकेट होके। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं पहले से तैयार करें ताकि उसको प्री में भी अच्छे स्कोर हो, मेंस में भी अच्छे स्कोर हो, तो वो बच्चे सबसे पहला काम करें कि इस वीडियोस को पेन पेपर लेके पूरा देखें। इस वीडियोस में हम टेक लेके भी क्या अप्रोच होना चाहिए, नॉन टेक का क्या अप्रोच होना चाहिए और नॉन टेक कहाँ कहाँ से कवर किया जाए, इन सभी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी जेई को लेके। एसएससी जेई 2024 में जो बच्चे अपियर होने वाले हैं उस बच्चों को इतने दिन पहले से माइंडसेट क्या बनाना है। इस सवाल का जवाब है कि जो भी बच्चे अपियर होंगे 24 में उनके लिए भी लंबा समय है, मानो ना मानो 12 महीने तो है कम से कम। इस बीच में बहुत सारे फॉर्म आएंगे, आपको सभी फॉर्म भरने हैं, आपको एग्ज़ाम देते रहने हैं। एग्ज़ाम का आपका फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। एग्ज़ाम आप कंटिन्यू देते रहें और हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आंसर की से कुछ ना कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट करते रहें। हर एक के क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखें, उसे रेगुलर टाइम बेसिस पे देखते रहें। साथ ही साथ एसएससी जेई के बच्चे भले 2024 में बैठेंगे लेकिन वो नॉन टेक का तैयारी, स्पेशली नॉन टेक का तैयारी अभी से स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले जो 9, 10 और 11 अक्टूबर को एसएससी जेई 2023 के प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने जो मात खाया है उनका सेक्शन नॉन टेक ही है। बहुत सारे बच्चे, लगभग 70% बच्चों का ये शिकायत है कि जीके जीएस का कुछ पता नहीं चला। रीजनिंग तो फिर भी बना पा रहे हैं लेकिन जीके जीएस का पता नहीं चला। तो ये शिकायत आप ना करें उस समय, इसके रिगार्डिंग अभी से ही आपकी ये तैयारी होनी चाहिए। मैं जीके जीएस के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में 40 जीके अटेम्प्ट किया था। 50 नंबर के पोर्शन होते हैं जीके जीएस के, मैंने 40 उसमें से अटेम्प्ट किया था। मेरे उसमें से 30 सही थे, 10 गलत थे और 10 गलत होने के कारण 2.5 मार्क्स मेरे रिड्यूस हुए और मेरे स्कोर बनते हैं 27.5 मार्क्स जीके में, जो कि एवरेज से काफ़ी अच्छा स्कोर है।
जीके में अगर आप इतने स्कोर कर ले रहे हैं तो एवरेज से काफ़ी अच्छे स्कोर है। इसीलिए जीके को लेके मेरी कुछ अपनी जो मतलब माइंडसेट है, मैं किस माइंडसेट से तैयारी करता था, किन किन स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करता था, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जेई नॉन टेक को लेके। नॉन टेक में 2 पोर्शन पूछे जाते हैं। पहला रीजनिंग 50 नंबर के पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस आपसे 50 नंबर के पूछे जाएंगे। बस ये 2 ही सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। इसमें मैथमेटिक्स का कोई झंझट नहीं है, इंग्लिश भी आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत कम्पैक्ट सिलेबस है। अब जो बच्चे रीजनिंग की क्लास कर चुके हैं पूरी की पूरी, उन बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे रीजनिंग को की पूरी सिलेबस कंप्लीट नहीं की है, वो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वो सबसे पहले जल्द से जल्द रीजनिंग के जितने भी वो जहाँ से भी रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स से रीजनिंग पूरा पढ़ जाएं। क्योंकि जब आप एक बार सिलेबस के ए से लेके जेड तक मूव कर जाएंगे, तब नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस समय आपको ट्रिक लगानी है, उस समय आपको कम टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अभी सबसे पहले मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी बच्चे रीजनिंग के कोर्स नहीं पढ़े हैं वो बच्चे रीजनिंग के कोर्स पढ़ जाएं, क्योंकि रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आपका रीजनिंग बेहतर हुआ तो आप 50 में 45 स्कोर करेंगे। और मैं ये बता दूं आप लोगों को, 50 में 45 आपको सुन के अचंभित नहीं होना चाहिए। मेरे पहचान में ऐसे भी बच्चे हैं जो 50 में 47 नंबर स्कोर किए हैं, 47.5, यानी 50 में 50 अटैम्प्ट करते हैं, गलत होते हैं 2 क्वेश्चंस और इतने नंबर आते हैं। अब आप समझ सकते हैं रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एसएससी जेई को लेके। तो आपके पास रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स होना हो, बट कंप्लीट आपके सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, हम इसकी भी बात करेंगे इस वीडियोस के अंत में। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखिए, जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर के पोर्शन में मेनली 4 से 5 सब्जेक्ट का अहम रोल होता है। सबसे पहला करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी के समय में 10 के आसपास पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में 10 से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। सिविल के जो इस बार शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट में 15 के आसपास करंट पूछे गए थे। 50 में अगर 15 नंबर किसी एक सेक्शन से आ रहे हैं तो वो सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए एसएससी जेई के साथ साथ अदर भी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी बच्चे हैं अभी से करंट पढ़ने की आदत डालें। इसलिए लास्ट में बहुत बच्चे की क्वेरी रहती है, सर करंट कहाँ तक का पढ़ें, कब तक का पढ़ें। अब लास्ट में मैं उन्हें बोल दूं कि 1 साल पहले का पढ़ लीजिए, 1 साल पहले से पढ़िए, अभी तक कितना पहाड़ काम होगा। इसीलिए आप लोग अभी से करंट का बुक खरीदें और उस बुक को प्रॉपर रिवीजन प्रॉपर वे में पढ़ाई करें। बुक कौन सी हो तो मैं उसकी भी बात, जब मैं बुक सेक्शन की बात कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल पे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से बुक्स के लिए, तो ये सभी चीज़ें मैं लास्ट में इस वीडियो में बात करूँगा। तो एसएससी जेई के लिए करंट का पोर्शन हो गया। करंट के बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। पॉलिटी से नहीं तो नहीं 4 से 5 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और जेन्युइन सवाल होते हैं पॉलिटी से। मैं सवाल की बात करूं तो पॉलिटी से वो एक ना एक आर्टिकल हर एक शिफ्ट में पूछते हैं, आर्टिकल एक से ज़्यादा भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा फिर अलग अलग जुड़े हुए टर्म उनसे पूछते हैं। पॉलिटी भी अगर पॉलिटी की बात करूं तो जो भी बच्चे अगर पॉलिटी को नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर एक बार पॉलिटी को कहीं ना कहीं से शॉर्ट में पढ़ जाएं, चाहे वो यूट्यूब से पढ़े या वो चाहे किसी कोर्स के थ्रू पढ़े, वो वहाँ से पढ़ जाएं। मैं पॉलिटी कहाँ से पढ़ा था तो मैं बता दूं, मैंने पॉलिटी एडुटेरिया एक यूट्यूब चैनल है एडुटेरिया, और वो बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम को लेके डेडिकेटेड है। और मैंने उन्हीं से प्रवीण सर से काफ़ी पुरानी लेक्चर थी, लगभग 20-22 के आसपास लेक्चर्स होंगे, उन सभी लेक्चर्स को मैंने प्रॉपर देखे और उसके नोट्स बनाए थे। वहाँ से मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी हुई। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे खान सर का भी देखना स्टार्ट किया था पॉलिटी, और फिर खान सर के भी वीडियोज़ में देखता था। तो मेनली मैंने इन दो जगहों से पॉलिटी को कवर किया और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस से बाकी सेक्शन को मजबूत किया। ज्योग्राफी की भी मैं बात करूं तो मैंने भी खान सर से ही ज्योग्राफी के पोर्शंस पढ़े थे। और ज्योग्राफी आपको पढ़ने इसलिए भी ज़रूरी हैं,
अगर आप लूसेंट पे ही जाते हैं डायरेक्ट, अगर आप याद करने के लिए जाते हैं, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आप कितना याद करेंगे? कितने दिन तक याद रख पाएँगे? लेकिन अगर आप एक वीडियो फ़ॉर्मेट को कहीं पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में इमेज चलता है, जो कि आपको एग्ज़ाम में सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है। आपको उस समय रिकॉल करने में आसानी होगी। साथ ही साथ अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी। क्योंकि अभी का समय ऐसा है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। डायरेक्ट वो नहीं पूछते हैं, पूछते हैं उस टॉपिक के इर्द-गिर्द यानी कि अराउंड सराउंडिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो बच्चे डिटेल में स्टडी किए होंगे, वही बच्चे उन क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएँगे। इसीलिए आप लोग ज्योग्राफी के वीडियोज़ ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, अगर मैं 50 वीडियो ही हैं उनके मैं बात करता हूँ, तो डेली आप 2 वीडियो देखेंगे और उस वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार रखें। मैं आप लोगों को बोलूँगा पहले वीडियो 1 के स्पीड पे देखें, बट जब आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगे तो आप उस वीडियो को 1.5 के स्पीड पे भी देख सकते हैं। और अभी के समय में नोट्स बनाने का कोई झंझट रहता नहीं है, क्योंकि नोट्स सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, खान सर के और अदर टीचर्स के भी अवेलेबल हैं। तो यही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि करंट की बुक लेके करंट की पढ़ाई करें। अगर आप करंट में किसी वीडियोज़ को देखने वाले हैं, आई थिंक वो इतना इफ़ेक्टिव अभी तक नहीं हुआ है, बट बुक अभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इन दोनों में किसी एक रास्ता को चुन सकते हैं। साथ ही साथ आप पॉलिटी की भी क्लासेस पढ़ें और ज्योग्राफी की ही क्लासेस पढ़ें। जब आप इतने पोर्शन की क्लास कवर करते हैं, तो आपके 50 में से 25 से 30 नंबर के सवाल बनने लगते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेक्शन और बनता है, जो है बायोलॉजी का सेक्शन। ऐसे तो पूरा जनरल साइंस पूछा जाता है, लेकिन साइंस में भी सबसे ज़रूरत और सबसे इम्पोर्टेंट कोई पोर्शन है, तो वो है बायोलॉजी का पोर्शन। हो ना हो, पिछले कई सालों में बायोलॉजी के 8 से 9 सवाल भी पूछे गए हैं। 2020 के पेपर में शायद पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में बायोलॉजी से 4 से 5 सवाल ज़रूर होते हैं। तो आप लोग बायोलॉजी को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, अभी आपके पास समय है। मैं ये नहीं कि सिर्फ बोल दे रहा हूँ, मैं आपका रूटीन भी बताऊँगा, मेरा क्या रूटीन रहता था जब मैं इस वीडियोज़ को देखता था। आपको लगता होगा नहीं, वीडियोज़ देखना टाइम पास है, बिल्कुल नहीं। कैसे ये मैनेज होगा, मैं आपको बताऊँगा, अगर आप डेडिकेट रहना चाहते हैं। तो साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ जाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 पोर्शन और साथ ही साथ आपने बायोलॉजी को कवर करता है। उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो है स्टैटिक जीके का, जो कि आजकल सभी एग्ज़ाम में अपने वेटेज बढ़ा रहे हैं। स्टैटिक जीके की तैयारी कैसे हो सकती है? तो स्टैटिक जीके कुछ नहीं है, जो भी हर एक सब्जेक्ट के हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक के जो वन लाइनर सवाल हैं, वही स्टैटिक जीके है और कुछ भी नहीं है। वो कैसे तैयार होंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूँगा। अंकित भाटी सर का बुक है स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी। ये रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है, उनके टीचर हैं, उनके डायरेक्टर हैं अंकित भाटी सर। उनकी ये पब्लिकेशंस की बुक है स्टैटिक जीके। उनके बुक के फ़ोटोज़ अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यही बुक है, आप लोग इस बुक को प्रॉपर फॉलो करें। ये बुक काफ़ी बेस्ट बुक है स्टैटिक जीके के लिए अभी तक के इतिहास में। ये हो गई स्टैटिक जीके के नॉन टेक की पोर्शन। जब आप इतने चीज़ों को पढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ एसएससी जेई के नॉन टेक के लेके प्रैक्टिस कहाँ से करें और क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। मैं आप लोगों को बुक के मामले में 3 बुक रिकमेंड करूँगा और एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूँगा। आप रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए, जब आप एक बार सिलेबस पूरे कंप्लीट कर लेंगे, आप रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक का सहारा लेंगे। आप टेक्स्ट बुक पे वो सिर्फ एसएससी जेई ही नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम्स के रीजनिंग आप अटेम्प्ट करेंगे। आप एसएससी के सीएचएसएल का, सीजीएल का, एमटीएस का, इन सभी जगहों से रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एसएससी को ही तो नॉन टेक लेना है, तो वो उसी इर्द गिर्द से सवाल डालते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ से सारे रीजनिंग को प्रैक्टिस करें। उसके अलावे अगर मैं जनरल अवेयरनेस से बात करूँ, तो इस रिगार्डिंग आपके पास सबसे पहले स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी सर का बुक होना ही चाहिए। वो बुक को आप लोग शुरू से डे बाय डे कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे। दूसरा बुक की मैं बात करूँ, आपके पास एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उस ऑब्जेक्टिव बुक को भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को अभी फ़ोटो दिख रहा होगा। ये लूसेंट की बुक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। काफ़ी सारा क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं और हर एक सब्जेक्ट के दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ लूसेंट की बुक
क्विक रिवीजन के लिए जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी जो चल रही है, आप लोगों को भी पता होगा, ये है लूसेंट की बुक। इस लूसेंट की बुक को आप लोगों को ज़रूर रखना है, ज़रूर अपने पास। ये 3 बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बुक आई थिंक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लास्ट टाइम में मैं एक नई बुक को प्रीफर करूँगा उस समय, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये थे एसएससी जेई के नॉन टेक पोर्शन को लेके कंप्लीट हम लोगों ने जानकारी इस वीडियो में ली। अब हम लोग बात करते हैं नए पोर्शन में एसएससी जेई के टेक्निकल पोर्शन को लेके। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एसएससी जेई इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस सबसे कम्पैक्ट है, यानी उनका सिलेबस सबसे छोटा है। अब किस नज़रिए से छोटा है मैं ये भी बता दूं, तो सब्जेक्ट के नज़रिए से इसमें सिर्फ 5 कोर पेपर पूछे जाते हैं, और आए दिनों एक छठा पेपर इसमें ऐड हुआ है जिनका कि वेटेज डे बाय डे थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। आइए, ये 5 पेपर कौन है? सबसे पहले नेटवर्क और मशीन, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं पेपर का होता है। नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इन पोर्शंस के अलावे आजकल एक नया छठा पेपर ऐड हो रहा है जो कि एस्टिमेशन कोस्टिंग के साथ साथ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेके है। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट आए दिनों हर एग्ज़ाम में 2 से 4 सवाल मिनिमम पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इन सभी चीज़ों की बात करते हैं कि किस चीज़ों को कहाँ से कवर किया जाए, फिर उसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए जाएँ। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों के न्यूमेरिकल पोर्शन में कॉन्फिडेंस नहीं बनते हैं, जिन बच्चों के न्यूमेरिकल पोर्शन में दिक्कतें हैं, वो बच्चे ज़रूर भीके मेहता का बुक ले लेंगे। भीके मेहता के इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव नाम से बुक आती है, और वो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये बुक न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए रामबाण बुक है। इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं, इस बुक में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे मतलब टॉपिक को कवर किया गया है। मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, सारे पोर्शन को कवर किया गया है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, अभी बहुत टाइम है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब यहाँ से आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आपके न्यूमेरिकल में अच्छे खासे पकड़ बन जाते हैं। अदर फिर अलग अलग जगह से आप, जिन बच्चों ने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं वो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाने पे भी ध्यान देंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स का वैल्यू आपको लास्ट के 2-3 महीने में पता चलते हैं, जब आप लॉन्ग नोट्स ना पढ़ के सिर्फ शॉर्ट नोट्स से अपने क्विक रिविज़न करते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स भी जिन बच्चों के नहीं तैयार है वो ज़रूर खुद हैंड रिटेन, किसी और के प्रिंट नहीं कराने हैं आपको, खुद के हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स कैसा होना चाहिए उसके लिए मेरी वीडियो पे एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप लोग जाके उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम लोग जनरली अपने सिलेबस में अपने सेमेस्टर के दरमियान बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और है भी नहीं। इस चीज़ के पढ़ाई के लिए हमने एक सेशन चलाया था एसएससी जेई के एग्ज़ाम से पहले, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का। उसके 3 लेक्चर दिए गए हैं। वो 3 लेक्चर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो रामबाण है। हाँ, मैकेनिकल वालों के लिए टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल स्टडी ज़रूरी है, बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो वो 3 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, उसमें 1-2 वीडियोज़ और ऐड होंगे। उसके बाद जितने भी टेंडर के पीवाईक्यू हैं वो सारे एक वीडियो में सोल्यूशन कराए जाएंगे। इन 5 से 6 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनेगा, जिसमें से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उस वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल के पोर्शन आप पढ़ लिए, अब आप टेक्निकल का प्रैक्टिस किस किस जगह से करेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए भीके मेहता की बुक आप लोग फॉलो करेंगे, जो बुक अभी कुछ देर पहले आपके स्क्रीन पे दिख रही थी। भीके मेहता की बुक आप जब बना लेते हैं, और उसके बाद आप, अगर आपके पास यूथ की बुक है तो आप ज़रूर यूथ का बुक लगाएं। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के नज़रिए से बहुत ही अच्छी बुक है यूथ की बुक। आप उस यूथ पब्लिकेशन की जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है, जिनके पास है वो ज़रूर लगाएं, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ के माध्यम से भी लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा, अगर आप कुछ लगाना चाहें तो आप एसएससी जेई के सारे पीवाईक्यू लगा जाएं। एसएससी जेई के सारे पीवाईक्यू के बुक आते हैं, इंजीनियर्स एकेडमी के भी बुक आते हैं, मेडिजी के नाम से भी बुक आता है, अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। मेरे पास इंजीनियर्स एकेडमी के 2 बुक थे। पहला इंजीनियर्स एकेडमी का 6500 करके एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो उनके लेवल थोड़े अच्छे होते हैं, और एसएससी जेई के
PYQ होते हैं इंजीनियर्स एकेडमी की, वो दोनों बुक मैंने पूरा का पूरा लगाया था। तो वो बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। अभी आप लोग बुक बनाएं, बट जब आपके पास 3 मंथ बचे रहेंगे या अगर आपके पास अभी से टाइम मिलते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि हम SSC JEE में बैठ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम SSC JEE की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप NHPC के भी क्वेश्चंस लगाएं, आप UPPCL के भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, लेकिन इसका एक ही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट से रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन बनाने से क्लियर होते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे कंसेप्ट आपको कोचिंग, ट्यूशन और कॉलेज में पढ़ा ही दिया गया हो और पढ़ाया ही जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत कंसेप्ट, इवन कि 30% से ज़्यादा कंसेप्ट आपको टेक्स्ट बुक, अलग अलग बुक से पढ़ के उन सॉल्यूशन को समझ के करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गई टेक और नॉन टेक को लेके, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। देखिए, जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट के दूर करने का 2 ही इलाज है। पहला अगर मैं बात करूं, वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वही क्वेश्चन सेम आएगा, आप फॉर्मूला को भी 2-3 स्टेप शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, जिसका माइंड जितना शॉर्ट कर पाता है उसके लिए वही शॉर्ट ट्रिक है। अगर कोई बच्चे 4 स्टेप के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मन में कर ले रहे हैं तो उसके लिए शॉर्ट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मन में किए तुरंत फॉरवर्ड कर गए। तो आप लोग साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस तो बना रहे हैं, बट क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उसके साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट भी अभी से ही चलता रहे और एग्ज़ाम में टाइम की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो। इतने टाइम आपके पास हो कि आप दोबारा लौट के भी पेपर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में ये पेपर 1 और पेपर 2 का क्या मसला है। देखिए, जो बच्चे SSC JEE 2024 के लिए अपियर होने वाले हैं, उनके लिए रोड मैप अच्छा खासा बना हुआ रहेगा, क्योंकि इस बार पहली बार यानी SSC JEE 2023 के मेंस पहली बार ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे। तो पहली बार क्वेश्चंस किस तरह के फ्रेम होते हैं किन्हीं को आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप 2024 की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास पेपर 1 के भी क्वेश्चंस होंगे और अब पेपर 2 के भी क्वेश्चंस होंगे। तो यानी आपके लिए एक रोड मैप तैयार करना, आपके लिए एक वे बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये भी SSC JEE 2024 वालों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब ये तो इतने सारे चीज़ें पढ़ने हैं, बट रूटीन क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का। आपके पढ़ने का क्या रूटीन होना चाहिए, ये तो आपके डेली शेड्यूल पे डिपेंड करेगा, बट रेफरेंस के लिए मैं अपना एक रूटीन आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैंने SSC JEE 2022 जिसके एग्ज़ाम नवंबर में हुए थे, मिड नवंबर में, उसकी तैयारी मैंने दिसंबर 2021 से स्टार्ट की थी। वो कैसे करते थे, उस समय मैं भी सारे सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो देखता था। मेरा अप्रोच रहता था, सुबह-सुबह मेरी क्लासेस रहती थी टेक्निकल की इंजीनियर्स एकेडमी में। मैं जब वहाँ से क्लासेस करके आता था तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करता था क्लासेस के बाद। मैं उसके बाद फिर अपने पॉलिटी की वीडियो देखने बैठ जाता था। पॉलिटी की वीडियो जैसे एक वीडियो मैंने ओपन की और उस वीडियोज़ को 1.5 के स्पीड पे पहले एक बार देख गए आते थे और फिर उसी वीडियो को भगा-भगा के उसके नोट्स लिख लेते थे। ये एडुटेरिया चैनल पे। लेकिन खान सर के वीडियोज़ को सिर्फ देखते थे 1.5 के स्पीड पे, या जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस स्पीड पे उस वीडियोज़ को आप चला के पूरा देखते हैं और शालीनता से। उसके बाद फिर मैं खाना-वाना बनाता था और फिर खा पी के थोड़ी रेस्ट करता था। उनके बाद फिर मेरी पढ़ाई 2 ढाई बजे से स्टार्ट हो जाती थी। उस समय मैं भी नॉन टेक को ही पढ़ता था, क्योंकि सुबह-सुबह टेक्निकल जब पढ़ के आता था, माइंड पूरा भरा रहता था टेक्निकल से, तो उस समय मैं निकालता था फिर से ज्योग्राफ़ी की वीडियोज़ और डेली टारगेट करता था 1 से 2 वीडियोज़ देख जाएँ। एक साथ 2 ही सब्जेक्ट को लेता था। अगर मैं सुबह पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी को ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट के वीडियोज़ देखता था, और जब ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी समाप्त हो गए थे तब मैं नए सब्जेक्ट इंडियन मैप को स्टार्ट किया था और फिर अपने अकॉर्डिंग लगा तो मैंने बायोलॉजिस्ट की भी क्लास की और फिर हिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत क्लासेस की थी। इन सारे के PDF प्रिंट करवा के हमने रख लिए थे और इनके वीडियोज़ देखते थे और PDF साथ में खोल के रखते थे और उनके मैच करा के हाइलाइट ये चीज़ करते जाते थे।
और जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता था वैसे ही मैं लूसेंट के उस ऑब्जेक्टिव बुक पे जाके उसके क्वेश्चंस लगाता था। बस मैं इतना ही करता था। जो भी सब्जेक्ट है इनके डिटेल वीडियोज़ आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो अगर आप 30 दिन 1 महीना में आपके 2 पेपर कंप्लीट होते हैं, अगले नेक्स्ट मंथ में आपके 2 पेपर कंप्लीट होंगे, यानी कि 3 मंथ में आप जनरल अवेयरनेस के अच्छे खासे टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। तो ये हो रहेगी आपके लिए एडवांटेज। तो इस तरह से शेड्यूल था। फिर मैं शाम को थोड़ा रेस्ट का शॉर्ट ब्रेक तो मैं हमेशा लेता था। शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं फिर टेक्निकल को निकालता था, आज कोचिंग में या फिर जहाँ मैं जाता था क्या क्या पढ़ाई हुई, और उसके बाद कुछ अदर सब्जेक्ट को निकालता था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था जो मैं आप लोग को बताया, कभी टेक्स्ट बुक से, कभी इधर से बुक से, तो कभी ऐसे बैठ के उनके कंसेप्ट को रिवाइज करता था जो सेमेस्टर के नोट्स थे, या फिर जो आपके पास शॉर्ट नोट्स ये सब हो उसको रिवाइज करे। बस यही शेड्यूल रहता था। बाद में कोचिंग ख़त्म हो गई, मैंने मत ख़त्म नहीं हुई, मैंने ही छोड़ दी। मुझे लगा कि नहीं, सेल्फ से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, तो मैंने कोचिंग छोड़ के वो टाइम को मैंने सेल्फ में यूटिलाइज किया। अदर यूट्यूब्स के वीडियो देखते थे, अदर अलग अलग टॉपिक हर एक जगह से पढ़ के फिर एक कंबाइंड तैयारी वहाँ से चली। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एसएससी जेईई 2024 को लेके एक अच्छा खासा माइंडसेट तैयार हुआ होगा। मुझे भी अब फील हो रहा है कि मैंने काफ़ी सारी बातें इस शॉर्ट वीडियो में एक आप लोगों को डिलीवर की। आगे आप लोगों की तैयारी में किसी भी तरह की दिक्कतें हों, टेक रिलेटेड, नॉन टेक रिलेटेड या स्टडी मटेरियल के रिलेटेड, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। द कॉन्टेबल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, जिसके लिंक इस वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे रेगुलर अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की डाउट हो। और मैं बीच बीच में लाइव सेशन भी लेता हूं, तो आप लोग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे, इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई लाइव सेशन अरेंज करूं या फिर कोई वीडियोस अपलोड करूं एसएससी के रिलेटेड या अदर एग्जाम के रिलेटेड, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय रहते आप देख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर कर पाए होंगे और बेहतर तरीके से क्लियर किए। इसके बावजूद भी अगर कोई मन में आपके सवाल रहते हैं, आप इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ड्रॉप करेंगे, और मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं यूट्यूब और टेलीग्राम पे मोस्टली, तो मैं तुरंत आपको वहां रिप्लाई कर पाऊंगा। और फिर भी आप ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें, आपको ये वीडियोस कैसा लगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो एक लाइक और ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक फ्रेशर्स बच्चे, अधिक से अधिक जो नए बच्चे आने वाले हैं, उन्हें एक रोड मैप मिल पाए और फिर वो भी एसएससी जेईई 2024 के लिए तैयार हो पाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।